how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 5, the realms of the earth. Okay, let us start now this chapter. Now we know that the earth is only non planet of the solar system which life exists. जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा या बच्चों आप भली भांति जानते होंगे कि जिस तरह हमारा जो जीवन है वो सर्व परिवार पर आधारित है, उसी तरह यदि सूर्य ऊर्जा ना हो तो हमारा जीवन संभव नहीं है. Life is not possible on the earth because of the certain suitable conditions that prevail here. पृथ्वी पर जो जीवन है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सब एक जीवन योग्य है. यहाँ पर जो दशाएं हैं, जो जलवायु है, लाइफ इज द पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द सर्टेन सुटेबल कंडीशन दैट प्रिवेल्स हियर. यहाँ पर पृथ्वी एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, क्योंकि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन के रहने योग्य है. जो भी भौगोलिक दशाएं या जो भी हमारे पास जो भी रहने के लिए हमें सुटेबल होता है वो सब चीजें यहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं. जिस तरह लैंड, वाटर एंड एयर आर द थ्री realms ऑफ द अर्थ which together sustain life. यहाँ तक कि लैंड, वाटर और एयर ये तीनों मिलकर ही एक जीवन रहने योग्य स्थिति क्रिएट करते हैं. These three components of the environment are called the lithosphere. और इन्हीं तीनों कंपोनेंट के आधार पर इसको निम्न तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर फर्स्ट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर. ओके, ऑल दीज थ्री टुगेदर क्रिएट आइडियल कंडीशंस फॉर सपोर्टिंग लाइफ. और इन्हीं तीनों कंडीशंस के ऊपर ही हमारा जीवन संभव है. एंड दिस जोन इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. और इन तीनों जोनों को मिलाकर जब एक जोन बनता है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. बायो मीन लाइफ. All forms of the life originated and grow in the biosphere. Okay. Next one, lithosphere. चलिए पढ़ते हैं लिथोस्फीयर क्या है. लिथोस मीन स्टोन. लिथोस का अर्थ होता है पत्थर. So lithosphere mean the realms of the domain of stone. लिथोस का अर्थ होता है पत्थरों से बनी हुई आकृति. The surface of the earth which is composed of the solid rocks and the soil is called the lithosphere. हमारी पृथ्वी की जो सतह है वो एक मजबूत चट्टान से बनी हुई है ना, और मिट्टी से बनी हुई है. इसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं. The top layer of the lithosphere is called the crust. और यही पृथ्वी की जो मजबूत सतह है जिसे आप कंकड़, पत्थर और मिट्टी से भरी हुई देखते हैं, उसी ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं. दिस क्रस्ट इज थिकर इन द कंटेंट्स एंड द कंपैरेटिवली थिनर अंडर द ओशन. यहाँ तक कि यह परत इतनी मजबूत होती है कि ऊपर से तो बहुत मजबूत और समुद्र के नजदीक तक जाते जाते बहुत ज्यादा पतली हो जाती है. द हाईएस्ट पॉइंट on the lithosphere is the Mount Everest in the Nepal. जिस तरह आपने लिथोस्फीयर की सबसे ज्यादा ऊंची परत देखी होगी जो माउंट एवरेस्ट में है, जिसका नाम है, जो नेपाल में है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है अबव द सी लेवल, समुद्री सतह से. And the deepest point is the Marina Trench in the Pacific Ocean. और सबसे जो अंदरतम जो गहरी परत है वो है हमारी मैरिना ट्रेंच की, जो पैसिफिक ओशियंस में पाई जाती है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है. वॉल ऑन द ओशियन फ्लोर. ओके, 71% of the Earth's surface is covered with water. यहाँ तक कि पृथ्वी की जो सतह है वो लगभग 71% पानी से घिरी हुई है. रेस्ट ऑफ द 29% forms of the land surface. और केवल 29% पर इस पर भूमि या मैदान पाए जाते हैं. Large land masses are called the continents
द हब वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन। यहाँ तक कि जहां पर एक बड़ी मात्रा में निर्जन प्रदेश, जहां पर एक वनस्पति से भरे मैदान पाए जाते हैं, लैंड मैसेज पाए जाते हैं, उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और जहां पर पानी की अधिक मात्रा पाई जाती है उसे हम ओशियंस कहते हैं। okay? All the oceans of the world are connected with one another। यहाँ तक कि जितने भी संसार में oceans है, सागर हैं, वो सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, कनेक्ट होते हैं। Due to this, level of the water remains the same everywhere। क्योंकि लगभग उन सभी oceans का water level लगभग एक जैसा ही रहता है। It is known as the sea level। All the heights and the depth are measured with the reference to it। okay, next is continents। the whole extent of the land masses are called continents। they are the 7 continents। हमारे 7 continents है। नंबर फर्स्ट एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एशिया। चलिए इसको पढ़ते हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विच अलोन कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड मास। यहाँ तक कि एशिया सबसे बड़ा प्रदेश है। किसका? यह कुल भूमि का, विश्व की कुल 1/3 पार्ट भूमि का केवल एक अकेला प्रदेश माना जाता है। इट इज लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। यह लगभग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ये जो देख रहे हो बच्चों आप, ये क्या है? एशिया है ना। जितनी भी हमारी लैंड मैसेज है उसका 1/3 पार्ट क्या है? अकेला अपने आप में एशिया में है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स। यहाँ तक की है यूराल माउंटेन के द्वारा अलग कर दिया जाता है एशिया एंड यूरोप को। एशिया और यूरोप के मध्य यहाँ पर एक माउंटेन है जिसे हम यूराल माउंटेन कहते हैं, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। कंसिडर टू बी द सिंगल कॉन्टिनेंट नेम यूरेशिया। जब यूरोप और एशिया को एक ही क्षेत्र माना जाता था तब इसे यूरेशिया का नाम दिया जाता था। लेकिन यूराल माउंटेन होने के कारण यूरोप और एशिया को अलग अलग कर दिया गया, इसलिए अब इसको यूरोप और एशिया 2 अन्य प्रदेशों के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 है अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, प्रदेश है। इट लाइज बोथ इन द नॉर्थर्न एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। यह नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में पाया जाता है। दिस कॉन्टिनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया द स्वेज कैनाल एंड द इक्वेटर पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट। यहाँ तक कि जो एशिया है इसके बीच से एक इक्वेटर भूमध्य रेखा गुजरती है, इसलिए इस एशिया के 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, एक तो साउथर्न हेमिस्फीयर और एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ओके, नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट आल्सो लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इट इज द सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ अमेरिका बाय द पनामा कैनाल। ओके, नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज द completely situated in the southern hemisphere. It is also surrounded by the ocean from all sides except in the north, where it is separated from the North America by the Athens of the Panama। यहाँ तक कि यह पनामा कैनाल के द्वारा एक दूसरे से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। यूरोप भी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाया जाने वाला प्रदेश है। इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम 3 साइड। इसे लगभग 3 जगह से पानी के क्षेत्रों से यह घिरा हुआ है। द आर्कटिक सागर इन नॉर्थ एंड अटलांटिक सागर इन द वेस्ट एंड द मेडिटेरियन सी इन द साउथर्न। ओके, नेक्स्ट है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका आल्सो
lies in the southern hemisphere and has the south pole at its center. जो अंटार्कटिका है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है और जो साउथर्न पोल की मध्य में स्थित है. इट इज द परमानेंटली फ्रोजन एंड हैज नो परमानेंटली सेटलमेंट. वहां पर इतनी ठंड है कि वहां पर कोई आवास नहीं है क्योंकि वहां पर 12 महीने क्या रहती है, केवल ठंड रहती है. इट इज आल्सो कोल्ड व्हाइट कॉन्टिनेंट, इसलिए इसको सफेद प्रदेश भी कहा जाता है. एज इट इज द कवर्ड विद ए थिक शीट ऑफ स्नो एंड आइस. यहाँ पर बर्फ की बहुत मोटी चादर बिछी रहती है. ओके, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. इट्स कंप्लीटली लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. इट इज ऑल्सो नोन एज द आइसलैंड कॉन्टिनेंट. ओके, नेक्स्ट are major landforms. In these continents, the land has been divided into 3 landforms. Number first, mountain, plateau, and the plains. Okay, first of all, we discuss the mountain. A mountain is a raised portion of the land surface. यहाँ तक कि सबसे ज्यादा हमारी लैंड सरफेस में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो माउंटेन्स पाए जाते हैं. इट इज मोस्टली रॉक्स इन द फीचर्स. इट्स अपर मोस्ट प्रोजेक्टेड पॉइंट इज कॉल्ड द पीक. यहाँ तक कि इसकी जो ऊपर का भाग होता है जो एक चोटी नुमा बन जाता है उसी को हम माउंटेन या पीक कहते हैं. माउंटेन्स आर द जनरली हाई एंड ऑफ्टन हैव पॉइंटेड पीक्स व्हिच आर कवर्ड विद स्नो. यहाँ तक कि ये पहाड़ इतने ऊंचे होते हैं और उनकी जो चोटी होती है वो अक्सर बर्फ से ढकी होती है. Mountains are the storehouses or valuable granite, sandstones, and the marble that are used as building material. मुख्य रूप से पहाड़ों पर, माउंटेन पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट, सैंडस्टोन्स एंड मार्बल्स पाया जाता है जो बिल्डिंग निर्माण में सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है. ओके, ओल्ड माउंटेन्स लाइक द अरावली इन भारत. कुछ पुराने पहाड़ भी हैं जो भारत में हैं जिन्हें हम अरावली माउंटेन्स कहते हैं. एंड द यूराल्स इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स विद लो हाइट. ये पहाड़ कुछ ऐसे होते हैं जो राउंडेड, जिनका सर्कल पीक नुमा ना होकर, पीक जैसा ना होकर बिल्कुल गोल होता है ना. ओके, और ये इतने ऊंचे ना होकर थोड़े कम ऊंचाई पर ही स्थित होते हैं. नेक्स्ट प्लेट्यू, पठार. प्लेट्यू आर ऑल्सो नोन एज द टेबल लैंड. जो पठार होते हैं वो लगभग हमारी टेबल लैंड अर्थात कि हमारी मेज से थोड़ा सा, जैसे मेज की आकृति होती है उस टाइप से थोड़े से ऊंचे नुमा होते हैं. दे हैव ब्रॉड एंड द फ्लैट टॉप. यहाँ तक कि ये चौड़े और इनकी जो टॉप होती है वो पीक मतलब चोटी करके ना होकर बल्कि फ्लैट समतल टाइप होती है. नियरली 40% of the total land surface of the earth is made up of plateau. लगभग पूरे विश्व के धरती पर लगभग 40% प्लेट्यू पठार पाए जाते हैं. The average height of the plateau may range from a few hundred meters to several thousand meters above the sea level. यहाँ तक कि यह समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कभी कभी 100 मीटर या कभी कभी और ऊंचे, अधिक ऊंचे भी बढ़ते चले जाते हैं. Most of the plateau have rich sources of the minerals like iron ore, gold, etc. मुख्य रूप से जो ये पठार होते हैं ये संसाधनों से परिपूर्ण होते हैं. इनमें मुख्य रूप से लोह अयस्क और सोना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है. The plateau of Tibet to the north of the Himalayas is the highest plateau in the world. संसार का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है? वो हिमालय, तिब्बत का हिमालयन पठार है. It is the also known the root of the world. इसी संसार की छत भी कहा जाता है. Next है plains. Plains are the flat surface with very gentle slopes. यहाँ तक कि समतल जो होती है वो कई किलोमीटर तक के समतल चपटे मैदानों को प्लेन्स कहा जाता है.
मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। इन पर मुख्य रूप से नदियां एंड देयर ट्रिब्यूट्स आदि पाई जाती हैं। द रिवर्स erode and the rocks and the carry materials which they deposit on the plains। मुख्य रूप से जो नदियां होती हैं जब पहाड़ों से बहती हुई आती हैं तो वो चट्टानों और पहाड़ों से आते हुए जो कंकड़ पत्थर चट्टान अपने साथ लाते हैं वो ला करके समतल मैदान में बिछा देती हैं। This deposited material consisted of sand, silt and clay is called alluvium। यहाँ तक कि जब मुख्य रूप से नदियां पहाड़ से होती हुई समतल मैदान में फैलती हैं और फैलकर आगे बढ़ जाती है तब वो अपने साथ बहाकर लाई गई सैंड, सिल्ट और क्ले को छोड़ जाती हैं जिसे हम एलुवियम के नाम देते हैं। Thus, the plains formed by the rivers are called alluvial plain। और इस तरह के समतल मैदान को हम एलुवियल प्लेन्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द भारत हैव बीन फॉर्म्ड बाय द हिंदूज। मुख्य रूप से उत्तरी भारत में ये जो एलुवियल प्लेन्स पाए जाते हैं वो इंदु घाटी के, गंगा घाटी के और अन्य मिलती हुई नदियों से निर्मित होती हैं। मतलब गंगा, इंदु, अन्य जो नदियां हैं जब वो अपने साथ बहाकर लाती है तो उनके क्षेत्र को हम एलुवियल प्लेन्स कहते हैं। प्लेन्स आर द डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फर्टाइल सॉइल। और इन्हीं समतल मैदानों में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि जो मैदान होते हैं वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं। Abundant water and the ideal climate for the human settlement। यहाँ तक कि यहाँ पर पानी और जलवायु इतना व्यवस्थित होता है कि वह आवासीय वातावरण को लोगों को आकर्षित करता है और लोगों के सेटलमेंट के लिए सबसे ज्यादा जो उपयोगी क्लाइमेट है वो गंगा, इंदु और अन्य नदी की प्लेन्स की क्लाइमेट है। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जानते हैं, हाइड्रोस्फीयर इज द रिलेम ऑफ द वाटर। हाइड्रोस्फीयर को हम पानी के क्षेत्र को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। दैट कवर्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ तक कि पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग में पानी ही है। Therefore, the Earth is also called as the watery planet। इसीलिए पृथ्वी को हम पानी का ग्रह भी कहते हैं। All the water bodies such as the ocean, seas, rivers, lakes and the ice sheets, the underground water and the water vapor comes in the hydrosphere। Okay, next are now water cycle। Water is formed in the 3 stages। पानी मुख्य रूप से हमें 3 पदार्थों में पाया जाता है जैसे सॉलिड होता है आइस, बर्फ, लिक्विड होता है वाटर एंड द गैस होता है जो हमारा वाटर वेपर होता है। ओके, तो पानी हमें 3 स्टेजेस में प्राप्त होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 states of the water together from the water of the hydrological cycle। और पानी की जब इन 3 अवस्थाओं में परिवर्तित किया जाता है तो पानी की वही दशा हाइड्रोलॉजिकल कहलाती है। ओके, वाटर साइकिल्स रिफ्लेक्ट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वाटर। यहाँ तक कि वाटर साइकिल के कारण यह पानी पर भिन्न भिन्न तरीके से प्रभाव छोड़ता है। इन दिस साइकिल वाटर पासेस थ्रू 3 प्रोसेस। पानी को गेट करने के लिए 3 प्रोसेस द्वारा पानी प्राप्त होता है। नंबर 1 इवेपोरेशन, कंडेंशन एंड द प्रिसिपिटेशन। ओके, नंबर 1 है वाटर गैसेस इवेपोरेटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे सूर्य निकलता है गर्म और हमारा जो धरती का तापमान है वो गर्म होता है तो धरती पर जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेटेड, मतलब कि वाष्प बनना शुरू हो जाता है ड्यू टू द सनलाइट एंड द एंटर द एटमॉस्फेयर। और सूरज की तापमान के कारण जब पानी का टेम्परेचर गर्म होता है तो पानी एवेपोरेट मतलब वाष्प बनना शुरू हो जाता है और वो एटमॉस्फेयर एज द वाटर वेपर, और वह धीरे धीरे जाकर पर्यावरण में जाकर मिल जाता है अर्थात बादलों में जाकर मिल जाता है। वाटर वेपर
rises high and gradually, क्योंकि पानी इतना हल्का हो जाता है कि वो वाष्प बनकर जब उड़ने लगता है तो वो इतना ऊंचा चला जाता है, gradually cools down and condenses to the from water in the form of the clouds, तो वह बादलों में जाकर एक संघनन की कंडेंसर अर्थात संघनन की क्रिया शुरू कर देता है, क्योंकि क्लाउड्स में बादलों में मिस्ट, फॉग, ड्यू आदि ऑलरेडी सम्मिलित होती है और जब उनमें जाकर कंडेंसेशन की क्रिया होती है which depends upon the prevalence physical condition of atmosphere condenser, तो धीरे धीरे उसमें जो वाष्पीकरण, जब कंडेंसेशन की क्रिया के कारण जब वाष्पीकरण बढ़ता चला जाता है तो वह बादल इतने हैवी हो जाते हैं, then the water dropled gets too heavy to remain suspended in the air, तो वह धीरे धीरे हवा के साथ मिलकर ड्रॉपर मतलब बूंद के रूप में गिरना शुरू हो जाता है। They fall down on the surface of the earth in the form of the precipitation, और वही पानी के रूप में धरती पर गिरना ही वह क्रिया प्रेसिपिटेशंस की क्रिया कहलाती है, as rain, hail and snow etc, जिसे हम आम भाषा में बारिश, हेल और स्नो का नाम देते हैं। ओके, the major part of the hydrosphere is formed in the four large oceans, मुख्य रूप से हाइड्रोस्फीयर के मुख्य 4 ओशियंस हैं। नंबर फर्स्ट पैसिफिक, सेकंड अटलांटिक और एंड द भारतीय और आर्कटिक ओशियन। ठीक है, नंबर फर्स्ट है द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशियन विश्व का सबसे बड़ा ओशियनों में से एक है। इट स्प्रेड ओवर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के 1/3 पार्ट में स्थित है। इट हैज एशिया एंड द ऑस्ट्रेलिया ऑन द वेस्ट एंड द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका ऑन द ईस्ट। यह लगभग एशिया, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट से लेकर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ईस्ट तक स्थित है। ओके, नेक्स्ट है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इट इज नियरली हाफ द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशियन। यह पैसिफिक ओशियन का लगभग आधा भाग है। जितना बड़ा पैसिफिक ओशियन है उसका आधा अटलांटिक ओशियन है। इट शेप्स रिसेम्बल्स द लेटर एस। इसका जो आकार है लगभग अंग्रेजी लेटर के एस के जैसा है। It covers about 1/6 of the total surface of the earth. यह विश्व का या पृथ्वी का लगभग 1/6 पार्ट कवर करता है। नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका are to its west and Europe and Africa are to its east. Okay, इसकी जो लोकेटेड है वो कहाँ पर है? ये नॉर्थ साउथ अमेरिका के वेस्ट से यूरोप और अफ्रीका के ईस्ट तक। नेक्स्ट इज द भारतीय ओशियन। भारतीय ओशियन कवर्स अबाउट 1/5 ऑफ द ओशियन एंड द सीज। यहाँ तक कि यह विश्व के या धरती के सभी सागरों महासागरों में से केवल 1/5 पार्ट कवर करता है। द शेप्स ऑफ इट इज ऑलमोस्ट ट्रेंगुलर। इसकी मुख्य रूप से जो आकृति है वो एक ट्रेंगुलर अर्थात त्रिकोणी जैसी है। इट टचेस द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया। यह एशिया को, अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया को छूते हुए इसकी सीमा बनती है। दिस ओशियन हैज बीन नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री भारत। यह जो ओशियन है यह हमारे देश भारत पर इसका नाम रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। यहाँ तक कि यह जो आर्कटिक ओशियन है यह सबसे छोटा ओशियन है जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया से के मध्य में पाया जाता है। इट इज एक्चुअली लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल हैज द नॉर्थ पोल इन द सेंटर। यहाँ तक कि आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में पाया जाता है। द आर्कटिक ओशियन remains covered with a thick sheet of the ice all round the year. यहाँ तक कि
यह पूरे साल इतनी ठंड होने के कारण आर्कटिक ओशन में यहाँ पे पूरी साल बर्फ की मोटी लेयर बिछी रहती है। ओके, नेक्स्ट इज द पैसिफिक, अटलांटिक एंड द भारतीय ओशन merged at a certain point in the southern hemisphere, which is known as the Antarctica Ocean. The ocean surrounds the land masses of Antarctica. It is also known as the Southern Ocean. Okay, अटलांटिका ओशन जो है वो मुख्य रूप से साउथर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर कोई लैंड मैस न होने के कारण साउथ हेमिस्फीयर, इसलिए अटलांटिक ओशियंस को साउथर्न ओशियन का भी नाम दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है ओशियन वाटर इज नॉट काल्म, जो महासागर का जल होता है वो शांत नहीं होता। चलिए, द ओशियन वाटर इज नेवर काल्म इन स्ट्रीम, इट इज ऑलवेज ऑन द मूव। यहाँ तक कि जो महासागरों का जल होता है वो कभी भी शांत नहीं होता, बल्कि वह हमेशा मूव करता रहता है। Waves, tides and the currents are the three major movements of the ocean waters. Number first is tides. Tides are the timely rise and fall of the ocean water. यहाँ तक कि जो इसमें ज्वार होता है सागर में वो हमेशा उठते रहते हैं, गिरते रहते हैं, वो एक समय के अनुसार चलते रहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। जब सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल शक्ति पड़ती है तो वह ज्वार को जब अपने ऊपर खींचता है, पानी को छोड़ता है, गिरता है, वो एक समय के अनुसार होता रहता है। नेक्स्ट है वेव्स। वेव्स आर द राइज एंड द फॉल ऑफ द सरफेस वाटर इन द सी एंड द ओशन। जैसे जैसे बच्चों अपने समुद्र में देखो, वो जो वेव्स होती हैं वो किनारों तक आती हैं और वापस जाती रहती हैं, वो हमेशा रुकती नहीं है, बल्कि एक के बाद एक आती रहती हैं। दे आर द कॉज्ड बाय द विंड एक्शन। ऐसा लगता है कि हवा के प्रभाव से ऊंची उछलती हैं और आती जाती रहती हैं। नेक्स्ट करंट्स, लहर। Wind and the earth's own movement cause another movement. यहाँ तक कि जो भी हवा और पृथ्वी का जैसे जैसे अपना मूवमेंट होता है उसी तरह वाटर का भी अपना मूवमेंट होता है, जिसे हम करंट्स, लहर कहते हैं। The movements of the ocean water which is called the currents. Okay, currents are the horizontal movement of the sea water. Okay, next atmosphere. Atmosphere is the envelope of the air all round the earth. यहाँ तक कि जो एटमॉस्फेयर है सबसे ज्यादा हमारी पृथ्वी पर जो वायुमंडल पाया जाता है, सबसे ज्यादा जिसका भार है, घनत्व है, वो एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल का पाया जाता है। एटमॉस्फेयर also provide us air to breathe. ये जो एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, वह हमें सांस लेने योग्य वायु प्रदान करता है। The atmosphere extends about 1600 किलोमीटर above the अर्थ सरफेस। यहाँ तक की है पृथ्वी की सरफेस से लेकर 1600 किलोमीटर के मध्य जो एरिया होता है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। It contains all the gases which are the essential for life. इसमें बहुत सारी गैसों का भंडारण भी होता है जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। The presence of the air surrounding the earth saves life on the earth from high temperature. यहाँ तक कि जैसे जैसे हमें अपना जीवन रहने के लिए हमें ऊंचे नीचे हर तरह के तापमान की जरूरत होती है, उसी तरह एटमॉस्फेयर में बनाए रखने के लिए बहुत सारे गैसों का भंडारण होता है जो हमारे जीवन योग्य हमें वायु प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का संगठन, वायुमंडल का संगठन। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ द गैसेस, वाटर वेपर एंड द डस्ट पार्टिकल्स। यहाँ तक कि वायुमंडल में हमेशा गैस, वाटर वेपर और धूल के कण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।
The gases that form the mixture of the air are the nitrogen 78% and the oxygen 21%. Okay, these two gases make up 99% of the total volume of the atmospheric air. यहाँ तक कि पूरे इनमें गैस और धूल के कण मिलाकर भी लगभग 99% इनमें गैसों का भंडारण पाया जाता है. Other gases like argon, carbon dioxide, hydrogen and some gases together form only 1% of the atmospheric constituents. यहाँ तक कि इस वायुमंडल में लगभग 1% अन्य गैसें पाई जाती हैं जैसे आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी में 99% में केवल 2 गैसों की अधिक मात्रा पाई जाती है. वो है एक तो नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन. ओके, नाइट्रोजन इज द रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स और द एनिमल्स. जो नाइट्रोजन होती है वो पेड़ों को और जानवरों को वृद्धि करने में सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती है. इट इज आल्सो नीडेड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. यहाँ तक कि यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सबसे ज्यादा उपयोगी है. ऑक्सीजन हेल्प्स इन द ब्रीथिंग ऑफ द फॉर्म्स ऑफ लाइफ. जो ऑक्सीजन होती है वह प्राणी जगत को सांस लेने के लिए उपयुक्त होती है. मतलब सांस लेने के लिए जो एकमात्र वायु है वो है ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो एंड मेक देयर फूड. यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ऐसी गैस है जो पेड़ों को भोजन बनाने में और पेड़ों की वृद्धि करने में सबसे ज्यादा सहायक होती है. द एटमॉस्फेयर आल्सो हैज अनदर गैस कॉल्ड ओजोन. यहाँ तक कि हमारी वायुमंडल में अन्य और भी गैसें पाई जाती हैं जिसे हम ओजोन कहते हैं. इट एक्ट्स एज अ शील्ड एंड द प्रोटेक्ट्स और लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द अर्थ. यहाँ तक कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से यह गैसों का ऐसी परत होती है जो हमारी रक्षा करती है. सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को वहीं रोक देती है और पृथ्वी पर आने नहीं देती. अगर वो पृथ्वी पर आने लगी तो पृथ्वी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा. ओके, बिसाइड दीज गैसेस वाटर वेपर आर आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. यहाँ तक कि वर्तमान में वायुमंडल में ऐसी बहुत सारी गैसें वाटर वेपर बाष्पीकरण और पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त होते हैं. डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट. जो धूल के कण होते हैं वो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एटमॉस्फेयर को बनाने में, बिकॉज दे आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. और यही मुख्य कारण है बादलों का बनना. बादल भी इन्हीं के द्वारा निर्मित होते हैं. एंड फॉग एंड द स्मोक. ओके, नेक्स्ट है लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की लेयर, परत. There are the 5 distinct layers of the atmosphere. यहाँ तक कि वायुमंडल में लगभग 5 परतें पाई जाती हैं. There are the troposphere, stratosphere, ionosphere, thermosphere and the exosphere. Okay, the density of the air is not the same everywhere. यहाँ तक कि वायु का जो घनत्व होता है वो पूरे वायुमंडल में सब जगह एक जैसा नहीं होता. It is highest near the surface. यदि हम पृथ्वी के सरफेस से थोड़ा ऊंचा जाते हैं then the gradually decrease rapidly as we go upwards. तो जो वायु का घनत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है. All the human activities and the weather changes take places in the lowest layer. और यदि हम जहां पर मनुष्य द्वारा कार्य या वेदर चेंज होता है, जो भी एक्टिविटी की जाती है या जो हम देख पाते हैं, दैट्स कॉल्ड इज ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फेयर की सबसे पहली परत है. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. चलिए पढ़ते हैं वायुमंडलीय दबाव. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट इज हैज द वेट. जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायु का दबाव भी बढ़ता चला जाता है. ओके,
we don't feel the weight of the air because the pressure inside and outside our bodies is same. और एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर हमारे शरीर का दबाव और हमारे बाहर वायु का दबाव सेम हो जाता है. हाइट एंड द टेम्परेचर आर द टू फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ द एयर प्रेशर. जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं वैसे वैसे हवा का दबाव में परिवर्तन आना स्वाभाविक है. हायर इन द वार्मर रीजन्स हैव लोअर प्रेशर. जहां पर यदि हम ऊंचे प्रदेशों में चले जाएं जहां का तापमान गर्म हो तो वहां पर वायु का दबाव हल्का होगा. ओके, thus the air gets thinner and the one goes higher. और जैसे जैसे हम और ऊंचे जाएंगे वैसे वैसे हवा का दबाव भी और धीमा होता चला जाएगा. As the air pressure decreases in the warmer region, the air expands and the becomes light, creating lower pressure. और अपने आप को हमें इतना हल्का महसूस करेंगे जैसे कि हम हवा में कुछ है ही नहीं. This difference of the air pressure between two areas make the air flow from the high pressure areas to the low pressure area. Moving air is called as wind. जब हम हवा में जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई पर जाएंगे और तापमान गर्म होगा तो वहां पर हवा का दबाव भी कम होगा. वहां की हवा हल्की होगी, मीन लाइट होगी. और लाइट होने के कारण ही वो जो धीमी धीमी जो हवा चलती है उसी को हम विंड कहते हैं. ओके, विंड्स कॉज चेंजिंग इन द वेदर. विंड के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है. ओके, नंबर फर्स्ट है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्फीयर ऑफ द रिलेम ऑफ द अर्थ. बायोस्फीयर पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण परतों में से एक क्षेत्र माना गया है. वेयर ऑल द अदर स्फीयर्स, इसके अलावा अन्य भी जैसे परतें हैं जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर कम इन द कनेक्ट विद ईच अदर. ये सारी परतें एक दूसरे से संबंधित होती हैं. इट इज द स्फीयर वेयर ऑल लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर. यहाँ तक कि बायोस्फीयर में जो जीव जगत होता है जिसमें हवा, जल, पानी तीनों का सम्मिश्रण होता है, जब तीनों एक साथ मिलती हैं उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं. वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द लार्ज वेयर. यहाँ तक एक छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े वेयर तक इसमें सभी जीव जगत आसानी से रह सकते हैं. प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी इन देयर साइज. यहाँ तक पेड़ और जानवर हर तरह का, चाहे वो साइज में छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आसानी से इस जैव जगत में रह सकता है. बायोस्फीयर fulfills at the requirements and the provides a suitable environment or habitat where they can grow comfortably. Okay. Next, man and his environment. मनुष्य और उसका पर्यावरण. Environment in which we live includes all living things. पर्यावरण वह है जहां पर सभी प्राणी जगत एक साथ रहता हो, चाहे वहां पर पानी हो, जमीन हो या फिर हवा हो. जब उन तीनों के प्रभाव के कारण जहां प्राणी जगत रहता है उसी को हम एनवायरमेंट कहते हैं. द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरमेंट आर सो रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. यहाँ तक कि ये सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं. If one changes, यदि एक में परिवर्तन किया जाता है then the other automatically undergoes the change. तो दूसरा अपने आप ही स्वतः बदल जाता है, क्योंकि ये जो बायोस्फीयर के जो भी पर्यावरण में जो भी क्षेत्र पाए जाते हैं वो सभी एक दूसरे पर आधारित होते हैं. As the human population is increasing very fast, जैसे जैसे यदि हम देखें तो जैसे मानव जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है उसी तरह द डिमांड फॉर फूड, तो भोजन की मांग भी बढ़ रही है, फ्यूल की भी, क्लॉथ्स की भी, हाउसेस की, इन सब की डिमांड भी बढ़नी शुरू हो रही है. इज ऑल्सो इंक्रीजिंग रैपिडली. और सब कुछ बहुत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है. टू मीट दिस डिमांड, जैसे जैसे इन सब की मांगे बढ़ती जा रही है वैसे ही वी आर कटिंग डाउन ट्रीज. तो हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं,
टू हैव मोर स्पेस टू लिव, और अधिक से अधिक स्पेस बना रहे हैं मानव को रहने योग्य बनाने के लिए। सो ह्यूमन बींग्स इन फ्रेश एंड द क्रिएट इम्बैलेंस बिटवीन द प्लांट किंगडम। यदि मनुष्य चाहे तो अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल करके वह पेड़ों का हनन न करे तो एनिमल्स किंगडम, तो वह जल्द ही, यदि पेड़ों को ना काटा जाए तो जल्दी ही वह या तो प्लांट किंगडम या फिर एनिमल किंगडम के नाम से जाना जाएगा। These excessive human activities are responsible, यहाँ तक कि मनुष्य ही की क्रियाविधि एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एनवायरमेंट को चेंज अर्थात परिवर्तन होने में। फैक्ट्रीज आल्सो डिस्चार्ज वेस्टेज इनटू वाटर, रिवर्स एंड लेक्स, जैसे कि वाहनों, कल कारखानों से निकलने वाली गंदगी जब नदियों में और झीलों में जाकर गिरती है तो एज ए रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज सॉइल इरोजन, तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, फ्लड होता है, पोल्यूशन एयर होता है, वाटर होता है, एंड राइजिंग ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, और धीरे धीरे मनुष्य से निर्मित ऐसी क्रियाविधि जो इन सब चीजों को प्रदूषित कर रहे हैं, उससे मानव जीवन भी अस्त व्यस्त होता जा रहा है। We must try to protect the natural balance, इसलिए हमें इसको, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ, कभी भी हमें पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, अर्थात पर्यावरण के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.